नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है और बिहार से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। आप बताइए, 18,000 गांव बिना बिजली के थे कि नहीं थे? बिना बिजली के थे कि नहीं थे? 1,000 दिन में मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। 1,36,000 बिहार के लोगों के घर में बिजली पहुंचाई। 1,36,000, लगभग 1,20,000 लोगों को इज्जत घर दिया और सारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर दिया, क्योंकि हमारी बहनों को गांव में बाहर जाना पड़ता था दैनिक क्रम के लिए। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पहले यही कहानी थी कि नहीं थी? अब 1,30,000 लोगों को इज्जत घर दिया है। महिलाओं को, माताओं को, बहनों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है, इस बात को समझना चाहिए। उसी तरीके से नीतीश बाबू ने 1,41,00,000 राशन होल्डर हैं। कोविड के समय में इनको 1,000 रुपए देने का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया, ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहनों को पढ़ने के लिए साइकिल मुहैया कराई थी? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये सच्चाई नहीं है कि बहनों के लिए पोशाक की व्यवस्था नीतीश कुमार ने की थी? ये साइकिल और ये पोशाक, ये सिर्फ कपड़ा और साइकिल नहीं है, ये बिहार की बेटियों का सम्मान था जो नीतीश कुमार ने दिया। इसको हमको समझना चाहिए। ये बराबर से जीने का हक दिया। आज दरभंगा की लड़की फाइटर प्लेन चला रही है। रविशंकर जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? दरभंगा की है ना वो। आज दरभंगा की बेटी, ये कभी सोचा था आपने? ये काम हुआ है तो इसलिए हुआ है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठाया है, जिसने अपने कलम से लिखा कि महिलाओं को भी बराबर का हक मिलेगा और उनको भी एरोप्लेन चलाने का हक मिलेगा, फाइटर प्लेन चलाने का हक मिलेगा। एक देश बदल गया, दुनिया में आगे बढ़ चला, देश ने एक नई करवट ली है मोदी जी के नेतृत्व में। और आज मुझे हंसी आती है, आजकल चुनाव में लोग चल पड़े हैं, बदला 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 बदला। अपने तो बदले नहीं तो तुम पर सरकार कैसे बदले? बोलो, आरजेडी बदल गई क्या? हेलो, राष्ट्रीय जनता दल बदल गया क्या? उनका वो अराजकता चला गया क्या? क्या उनका संबंध माले से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आप बताइए, राजद के समय में अपहरण होता था कि नहीं होता था? आप बताइए, सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो रही थी कि नहीं हो रही थी? आप बताइए कि लालू जी के टाइम पर तनख्वाह मिलनी बंद हो गई थी कि नहीं हो गई थी? आप बताइए, लोगों को शाम को 5 बजे के बाद मधुबनी हो या पूर्णिया हो या दरभंगा हो, घर से निकलने में डर लगता था कि नहीं लगता था? आज क्या उनके नियत में बदलाव आ गया? क्या बदलाव आ गया क्या? तो फिर बदला काहे के? क्या बदलोगे जब आप ही नहीं बदले हो? आप बताइए, माले से हाथ जोड़ा, अब माले ने तो राष्ट्रीय जनता दल को हाईजैक कर लिया। 19 सीटें तो उन्होंने खुद ले ली, 9 सीटें अपने सहयोगियों को दिला दी और उसके बाद 12 सीटें तो राजद की बदलवा दी। तो राजद एक अराजक खुद, और उसके बाद विध्वंसकारी ताकत माले। अब माले आपको मालूम है ना, इन्होंने नरसंहार किया था कि नहीं किया था? इचरी कांड याद है ना? आपको याद है ना? पिपरा कांड याद है ना? ये विध्वंसकारी ताकत, और अगर राजद मिलता है तो क्या होगा? और उसके ऊपर से कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोले? ये लोग, चाहे सोनिया हो चाहे राहुल हो, ये मोदी जी का विरोध करते करते ये भी भूल गए, मोदी जी का विरोध करते करते आजकल देश का विरोध करने लगे। ये इनकी स्थिति हो गई, ये इनकी नीयत हो गई। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बताइए, मोदी जी की तारीफ दुनिया ने की कि नहीं की? कि कोरोना के साथ ठीक तरीके से लड़ाई लड़ी? तारीफ की कि नहीं? नीचे पीछे से सुनना चाहता हूं, मोदी जी की तारीफ दुनिया ने की कि नहीं की? और राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे। ये मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जा
और फिरोजाबाद के एसएसपी सचिंद्र पटेल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सचिंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सचिंद्र जी, फिरोजाबाद की क्योंकि इस वक्त कमान आप संभाल रहे हैं और इन दिनों मिशन शक्ति पर पूरा जोर दिया जा रहा है, उसी मिशन शक्ति को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ खास प्लानिंग की है? फिरोजाबाद में 4 घंटा लगी संबंध में उसके आयोजन सुरक्षा के लिए आप लोग विकल्प हैं और जो भी आवश्यक हम लोग सामने संदर्भ आते हैं, प्रकरण आते हैं, उस पर हम लोग त्वरित जांच करके कार्रवाई करते हैं और उसमें जहां तक संभव न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पर भी जोर देना है, अवेयरनेस पर भी जोर देना है और उनकी सुरक्षा पर भी जोर देना है, तो क्या अवेयरनेस को लेकर भी आप लोग प्रोग्राम्स चला रहे हैं खास? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ चूंकि आचार संहिता प्रभावित है, टुंडला में हमारे यहाँ उपचुनाव होने हैं, तो इस तरीके का विशेष आयोजन हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, परंतु महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा से अपनी तरफ से प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि आपने जिक्र किया है टुंडला पर उपचुनाव का और 3 तारीख को ये मतदान होना है, उसके लिए तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, तो फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं और किस तरह की अभी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, चुनाव के संबंध में जो भी एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज है, जो भी लोगों के अंदर एक सुरक्षा का एहसास दिलाने वाला कार्य होता है कि लोग निष्पक्ष होकर के, भयमुक्त होकर के अपने मतदान का प्रयोग कर सके, हम लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं। जो भी दबंग और इस टाइप के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों के अंदर सुरक्षा का एहसास हो, लोग भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान दे सके। और इसके साथ ही क्योंकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल भी है, जो हमारे सामने एक चुनौती है कि जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लगे हैं वो भी संक्रमण ना हो, जो लोग मतदान करने हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का कंप्लायंस हो, तो उस पर भी हम लोगों ने अपने यहाँ विशेष अवेयरनेस ड्राइव चला रखी। सचिंद्र जी, क्योंकि आपकी यूएसपी है कि आप बड़े से बड़े मामलों को भी जल्द से जल्द सुलझाने में कामयाबी बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं, चाहे वो किडनैपिंग का पिछले दिनों वाकया रहा हो या फिर हत्या डकैती के मामले रहे हो, आप उनको तुरंत से सुलझा लेते हैं। तो ये जो आपकी यूएसपी है, ये आपका किस तरीके से पूरा नेटवर्क काम करता है? इस यूएसपी को अचीव करने के लिए किस तरह से मेहनत की है आपने? हम देखिए, पुलिसिंग जो होता है वो एक टीम वर्क होता है। एक अकेला व्यक्ति एक काम को नहीं कर सकता और पुलिसिंग में चूंकि बहुत सारे बिंदुओं पे एक साथ काम करना होता है, तो ये एक टीम वर्क होता है। लीडर, पुलिस के लीडर के तौर पे हमारा ये प्रयास रहता है कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके पोटेंशियल को नर्चर किया ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरे टीम के सभी लोग राइट मैन एट राइट प्लेस का कंसेप्ट रहता है मेरा, कि वो लोग उस पर काम करें और उस जो भी हमारे जितने भी चैलेंजेस आते हैं हम लोग उसी टीम वर्क के तहत काम करते हुए उनको अकम्प्लिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या बना हुआ है उत्तर प्रदेश में और ये पहले से भी है और आज भी वही स्थिति बरकरार है। आप क्या मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए हमें किस स्ट्रेटजी पर पूरा जोर देना चाहिए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें होती हैं, हमारे यहाँ सभी लोग इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कहीं पे कोई भी काम ऐसा ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो। और काफी समय में इसमें हम लोगों ने काफी मेहनत की है, काफी कार्रवाइयां की है, जिससे एक निश्चित लोगों के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज भी गया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक टीम वर्क होता है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे सभी पुलिस कर्मियों को एक ही ब्रश में नहीं पेंट कर सकते हैं। कहीं कहीं कमियां रह जाती है, लेकिन हम लोगों का काम उन कमियों को आइडेंटिफाई करना और जहां कहीं भी अगर उनकी गलती है तो उनको दंडित करना, लेकिन साथ ही उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना, क्योंकि पुलिसिंग अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और एक पुलिसकर्मी के कार्य करने के घंटे नहीं निर्धारित है, उसका समय नहीं निर्धारित है, तो ये निश्चय चैलेंजपूर्ण होता है। बट हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि सभी लोगों को न्याय मिल सके, सभी लोगों के प्रकरण को हम लोग टाइमली और क्वालिटेटिव डिस्पोजल कर सकें। अच्छा, मेरी कई दफा कई बड़े अधिकारियों से भी बातचीत हुई और कई दफा एक्स डीजीपी जो रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई। वो आमतौर पर इस बढ़ते अपराध के लिए कहते हैं जिम्मेदार एक तत्व है, वो है राजनीतिक संरक्षण और दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप। वो कहते हैं कि ये 2 सबसे बड़े रीजन होते हैं बढ़ते क्राइम के। तो क्या आप इस इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कौन कितना प्रेशर बियर करता है ये उसकी अपने
पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा आज तक कभी नहीं लगा किसी ने मेरे काम में इंटरफेयर किया और मुझे किसी भी गलत कार्य के लिए किसी ने कहा हो। हाँ, सभी लोग अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। किसी की बात को लेके कोई भी व्यक्ति आ सकता है। हमारा काम है मेरिट के बेसिस पे और एज पर एविडेंस उस पर काम करना। चलिए, बहुत ही शुक्रिया सर बातचीत के। और खबर दिल्ली से, मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद पाएगा जमीन। गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन किया है जारी। अभी खेती की जमीन को लेकर रोक रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी, मनोज सिन्हा ने कहा। देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अब पहले धारा 370 का हटना और उसके बाद ये अहम फैसला, ये रास्ता खुल जाना। ब्रजेश जुड़ गए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। ब्रजेश, ऐतिहासिक फैसला और जम्मू कश्मीर में जो विकास का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था वो रोड़ा अब हटेगा। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि घाटी में मिलिटेंसी को आप तब खत्म कर सकते हो जब घाटी को विकास के रास्ते पर उसकी पुनर्बहाली हो, और उस दिशा में 370 को खत्म करना सरकार का एक बड़ा फैसला था। अब इसके साथ अब घाटी में खास करके जम्मू और कश्मीर के अंदर अब डेवलपमेंट का जो मॉडल सरकार तैयार कर रही है, उसके तहत ये फैसला बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक आप खेती की जमीनों को छोड़ करके, अब खास करके अगर आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल लैंड आपको आसानी से मिल पाएगी, लेकिन जो खेती की जमीन है वो केवल विशुद्ध कश्मीरियों के लिए रिजर्व रहेगी। तो इससे कम से कम जो आशंका स्थानीय कश्मीरियों के मन में थी कि अगर बाहर से या दूसरे राज्यों से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो है कारोबारी अगर आएंगे और यहाँ पर हमारी जमीनों को खरीद करके, कौड़ियों के मूल जमीनों को खरीद करके उसका अब बेजा इस्तेमाल करेंगे या फिर यहाँ के कश्मीरियों को बेदखल करेंगे, तो वो आशंकाएं भी खत्म हो गई और इसी के साथ अब विकास के रास्ते भी खुल गए हैं। अब कम से कम बाहर से जो उद्यमी घाटी के अंदर अपना कोई भी कारोबार स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए वो रास्ते खुल गए। वो न सिर्फ वहां जमीनें खरीद सकेंगे बल्कि वहां पर उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे और साथ ही सरकार उनको पूरी तरीके से मदद भी देगी। तो गृह मंत्रालय का जो नया नोटिफिकेशन है ये अपने आप में घाटी के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया, कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट का किया उद्घाटन। गाजीपुर मुर्गा मंडी में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का किया उद्घाटन। सीएम केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। इस प्लांट में गाजीपुर की तीनों मंडियों का कचरा डाला जाएगा। इसमें 15 टन कूड़े से 1500 यूनिट बिजली तैयार होगी। और मुर्गा मंडी के अध्यक्ष अलवी साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आज दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने के लिए ये जो सब्जी मंडियों का कूड़ा है, मुर्गा मंडी का कूड़ा है, इससे बिजली बनाने के लिए प्लांट की शुरुआत हुई है। और इससे बनी बिजली अब दिल्ली में घरों को भी रोशन करेगी और साथ साथ इस प्रयास से जो कूड़ा आसपास फैलता था उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। ये अपने आप में एक पहला प्रयोग है जो किसी भी मंडी में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदमी जहाँ भी रहता है वहाँ कुछ खाएगा, रहेगा, कुछ रोजगार करेगा तो कूड़ा तो फैलेगा। आप कभी ऐसे कल्पना नहीं कर सकते कि आदमी कहीं रहेगा भी, वहाँ रोजी रोटी भी कमाएगा, वहाँ खाएगा पिएगा भी और बिल्कुल भी कूड़ा ना फैले। कूड़ा तो फैलेगा, लेकिन उस कूड़े को हम सड़कों पे फैले रहने दें या उसको किसी जगह कूड़े का पहाड़ बनाएं या उसको इकट्ठा करके उससे बिजली बना लें। यही गवर्नेंस है। इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी समझदार है। आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आज की विज्ञान का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ रही है। और जब मुख्यमंत्री जी खुद आईआईटी से पढ़े हुए हों, जब किसी सरकार के मुख्यमंत्री खुद आईआईटी से पढ़े हुए हों तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी गाइडेंस हमेशा
इस बात को लेकर रहती है कि जो काम सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है या हो रहा है तो धीरे हो रहा है या उसमें कुछ कमी आ रही है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस की नई डेवलपमेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। वैसे तो दिल्ली में कूड़ा साफ करने की, कूड़े को ठिकाने लगाने की, कूड़े को मैनेज करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है, लेकिन दिल्ली की किसी भी गली में चले जाओ, वहां पर जो हालात कूड़े के वो आपको बता देंगे कि दिल्ली नगर निगम की सरकार कितनी फेल है और कितनी पास है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी गली। 30 दिन बाद बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है और आप सुन भी रहे थे मनीष सिसोदिया को। कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अब तक जो कूड़ा जी का जंजाल बना था, अब उससे 30 दिन बाद बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। कूड़े से बिजली बनाने का बड़ा प्लांट शुरू हो रहा है। 30 दिन बाद इस प्लांट में बिजली बननी शुरू हो जाएगी कूड़े से। अब कूड़े से दिल्ली में बनेगी बिजली। मेरा अनुरोध श्री, जोरदार तालियों से आप सहभागी बने। श्री राजीव सिंह जी से, सेक्रेटरी DAMB, वो आज बड़े पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर। ये जो आज प्लांट चालू हो रहा है, इसी किस्म के ढेर सारे प्लांट्स पूरी दिल्ली में लगने की जरूरत है। ये छोटा सा प्लांट है, 15 टन कूड़ा कुछ भी नहीं होता, उससे 1500 यूनिट बिजली डेली बनेगी, वो भी कुछ भी नहीं होती। छोटा सा प्लांट है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगने की जरूरत है। तो एक तरफ कुछ बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं वेस्ट टू एनर्जी के, वो भी अच्छी बात है, और दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे, तो हम फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि दिल्ली का सारा कूड़ा, चाहे वो मंडी से निकले, चाहे घरों से निकले, चाहे दुकान से निकले, चाहे फैक्ट्रियों से निकले, सारा कूड़ा जो है वो फिर इन पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। कूड़े के पहाड़ों पे एक भी दाना कूड़ा पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। वो सारे के सारा कूड़ा डेली खत्म हो जाना चाहिए, या तो खाद बन जाए, या उससे बिजली बन जाए, या वो फिर ईंटा भट्ठे में चला जाए। कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, तभी दिल्ली आगे बढ़ सकती है। नहीं तो ये कूड़े के पहाड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। आज इनका ये हाल है, 10 साल बाद और इतने ऊंचे हो जाएंगे उसके बाद। तो अब अपने को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और उस दिशा में मैं समझता हूं कि आज ये जो छोटा सा प्लांट शुरू किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्लांट छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दूसरी चीज आज मैं इस मौके पे चर्चा करना चाहता हूं, अभी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये हम सब लोगों के लिए बड़े। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव को भगवान परशुराम की एक प्रतिमा भेंट की। आपको बता दें कि चिरंजीवी भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगवाई जा रही है, जिसका स्वरूप भी निर्धारित हो चुका है। जल्द ही लखनऊ में गोमती नदी के तट पर 108 फीट की कांस्य की चिरंजीवी भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित होगी।